हेलो एवरीवन, आज हम ड्रग्स फॉर प्रैक्टिकल अल्सर डिजीज़ में टॉपिक पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स या फिर AKA एंटासिड्स। न्यूट्रलाइजर्स या फिर एंटासिड्स। अब आपको इसमें दो चीज़ याद रखनी है, या तो एक सिस्टमिक और दूसरा नॉन सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक होता है कि भाई आप ब्लड में दे रहे हो, और नॉन सिस्टमिक होता है जो आपका एक्सोनिन ह्यूमन लोकली। ठीक है, अब इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स में आप ऐसे याद रखो कि भाई सोडियम के दोनों इसमें याद रखो, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है क्या, एम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और भी आप याद कर सकते हो, या फिर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकेट्स। अब देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका एक साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट में क्या करता है, लूज मोशन। ठीक है, लूज मोशन यानी डायरिया। अब देखो आपको कैसे याद रखना है, आप MD और AC याद रखो। अगर आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया तो उसका साइड इफेक्ट आपका डायरिया यानी MD फॉर डायरिया। AC अगर आपने इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया तो उसको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन यानी C फॉर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इतना है समझ में। अब मैं आपको इसमें एक बारी KD त्रिपाठी का भी फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैगल्ड्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में अब एक चीज़ आप याद रखो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना आपका बोथ लोकली प्लस सिस्टमिकली, ये दोनों में ही आ सकता है, बोथ लोकली प्लस सिस्टमिकली। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आ जाओ हम इसकी बात करते हैं आपका ब्रीफ में। लेट्स डिस्कस अबाउट एंटासिड्स। एंटासिड्स देखो, एंटासिड्स क्या होते हैं, पहली बात तो दे आर वीक बेसिस। ये वीक बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन में आपने क्या देखा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दे आर वीक बेसिस। ये करते क्या हैं, ये इंट्रागैस्ट्रिक पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी आपकी पीएच जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, और क्या बनाते हैं, ये आपका सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और आपको देखो जो आपका कोई भी अगर एंटासिड है, कोई भी आपका एंटासिड है वो आइडियल नहीं है, यानी नो सिंगल एंटासिड इज आइडियल। ठीक है, अब इसके आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे अगर हम बात करें, MOA। आपका एंटासिड काम कैसे करता है, तो देखो आपका जो एंटासिड है ना वो रिएक्ट करता है आपके HCl के साथ, और वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब उसने क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ वाटर। तो आप एक एग्जांपल याद करो, जैसे कि आपने दिया उसको सोडियम बाइकार्बोनेट, वो गया HCl में, तो क्या देगा, ये देखो आप, यहाँ से आपने Na प्लस HCO3 माइनस, यहाँ से आपका H प्लस, यहाँ से आपका Cl माइनस, NaCl H2CO3, NaCl प्लस H2CO3। अभी आपका H2CO3 किस में टूटेगा, H2O प्लस CO2 में। अब आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ आपका सॉल्ट बना, यहाँ का वाटर बना, यहाँ का CO2 बना। अब ये देखो हमने कर दिया ये। अब ये क्या कर सकता है, और मे ऑल्सो प्रोड्यूस, ये म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म को भी स्टिमुलेट कर सकता है बाय दी प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेशन। अगर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, वो आपकी डिक्रीज कर देगा HCl सिक्रीशन को, इंक्रीज कर देगा आपकी म्यूकोसल सिक्रीशन को। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये करेगा, और पेप्सिन की एक्टिविटी को भी कम कर देता है ये। देखो पेप्सिन कब आपका एक्टिवेट होता है, पेप्सिन जब आपका एक्टिवेट होता है ना, जब आपकी पीएच क्या हो, कम। अब आपने पीएच तो इसमें बढ़ा दी ना, देखो आपने इसमें पीएच क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज, क्योंकि आप उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो HCl को, तो इसकी पीएच विल इंक्रीज, सॉरी पीएच विल इंक्रीज, और आपका जो पेप्सिन है वो कम पीएच पे कम काम करता है, तो अब आपका पेप्सिन भी काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी पेप्सिन बिकम इनएक्टिव, और या फिर हम ये कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाता है pH बिलो 4। आपको ये चीज़ याद रखनी है, pH बिलो 4 में आपका जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव हो जाता है। यानी मोटे मोटे 3 याद रखो कि भाई इंट्रागैस्ट्रिक HCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और ये क्या करता है, मे प्रमोट प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, HCl सिक्रीशन कम, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा, और पेप्सिन की को भी इनएक्टिव कर देता है कि पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए कितनी pH चाहिए, pH 4 से कम, उससे ऊपर वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब आप इसके क्लिनिकल यूज़ देखो, व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटासिड्स। अब देखो एंटासिड्स का आपको क्लिनिकल, एंटासिड में हम क्या कर रहे हैं, तो प्रमोट, हम हीलिंग कर रहे हैं ना। अब हमको जो ड्यूडेनल अल्सर हुआ है, हमको अल्सर हुआ है, उसको हम हील करेंगे, यानी क्या कर रहे हैं हम उसमें, हीलिंग ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, और अगला क्या है, ताकि भाई पेन में रिलीफ हो, किसी को अगर पेन हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड्स की वजह से, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर अगर उसको है, ड्यूडेनल या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, उससे पेन में उसको आराम मिले, और डिस्पेप्सिया। ठीक है, डिस्पेप्सिया में आराम मिले, यूज़ करते हैं इसको, और एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसके हमने क्लिनिकल यूज़ देखे कि भाई हील हो जाए तो ड्यूडेनल अल्सर, और दूसरा क्या है, पेन में रिलीफ हो। ठीक है, और एक डिस्पेप्सिया में यूज़ करते हैं। और अब आ जाओ इसके एडवर्स इफेक्ट्स पे, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स या फिर साइड इफेक्ट्स। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब आपका NaCO3 प्लस HCl हुआ तो यहाँ पे क्या बना, CO2। अब CO2 जितनी ज़्यादा बन रही है उससे आपको क्या होगी, बेल्चिंग। एडवर्स इफेक्ट में आप याद रखो बेल्चिंग का एक मतलब होता है डकार, आपको डकार आ रही है। ठीक है, डकार है आपका बेल्चिंग। फिर आप आ जाओ, आपको डिस्टेंशन, स्टमक डिस्टेंशन होगा। अब CO2 ज़्यादा बन रही है तो आपका डिस्टेंशन होगा ना स्टमक में, आपका थोड़ा फूल जाएगा। फिर आपको क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्यों, हमने सारा
एसिड को तो हम न्यूट्रलाइज करते गए तो मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस हो सकता है। और आपको क्या हो सकता है इसमें, मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बेल्चिंग, डिस्टेंशन, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम, या फिर आपका इसमें क्या भी हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया, रीनल इनसफिशिएंसी और ये रीनल इनफिशिएंसी। ठीक है, अब हम क्या क्या दे रहे थे वहाँ, मैंने आपको बताया था ना, MD और AC, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वजह से क्या डायरिया, इसकी वजह से क्या कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग इंटरेक्शंस, ये तो आपको याद होनी चाहिए स्टार। देखो ड्रग इंटरेक्शन में क्या है इसमें कि भाई ये अब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स को डिक्रीज़ कर देता है, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स। और वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं आप याद रखो, कीटो फिट, जब आप कीटो डाइट करते हो तो आप फिट होते हो, यानी कीटो से क्या आपको याद रखना है, कीटो कीटो कोनाजोल। ठीक है, F से फ्लोरोक्विनोन्स, I से आयरन एंड T फॉर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कीटो फिट, कीटोकेनाजोल, फ्लोरोक्विनोल्स, आयरन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स कम हो जाता है, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स। अब एक इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम क्यों, वाई, जो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, वो हम कॉम्बिनेशन में क्यों दे रहे हैं, हम इनको एक साथ क्यों दे रहे हैं। देखो भाई क्यों दे रहे हैं, एक तो रिएक्ट करते हैं स्लोली विद HCl, ये बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। ठीक है, और हम क्या देखते हैं इसमें कि भाई जब ये रिएक्ट हो भी गए तो इसमें गैस नहीं बनती, गैस इज़ नॉट जनरेटेड या फिर गैस इज़ नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका स्टमक डिस्टेंशन नहीं होता, बेल्चिंग नहीं होगी, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस इसमें बहुत कम, अल्कोलोसिस बहुत रेयरली देखने को मिलती है या फिर अनकॉमन है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो क्या कर सकता है आपका ऑस्मोटिक डायरिया, और ये क्या कर सकता है कॉन्स्टिपेशन। तो ये दोनों मिलके अपना इफेक्ट को दोनों ही मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने अपना ही इफेक्ट मिनिमाइज कर लिया। तो यही था एक एंटासिड्स के बारे में। मैं फिर से आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो एंटासिड्स आपको मैंने पहले बताया, दो क्लासेस, सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक। ठीक है, और आपका सिस्टमिक में कौन कौन से आए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉन सिस्टमिक में कौन कौन से आए थे आपके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और फिर हमने क्या क्या बात करी कि भाई एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक बेसिस, मेनली हाइड्रोक्साइड्स, पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, इंट्रागैस्ट्रिक पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। आपका कोई भी सिंगल एंटासिड आइडियल नहीं है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो क्या था, ये एक स्लोली रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। ठीक है, स्लोली रिएक्ट करेंगे HCl, सॉरी रिएक्ट विद गैस्ट्रिक HCl, ये रिएक्ट करते हैं HCl के साथ और उसके पीएच को क्या कर देते हैं, इंक्रीज, यानी न्यूट्रलाइज दी पीएच, और उसका क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देते हैं। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया आपको, यहाँ पे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl क्या बना, NaCl प्लस H2CO3, H2O टूटेगा और CO2 बन जाएगा। अब CO2 की वजह से क्या होगी, बेल्चिंग होगी, बेल्चिंग यानी आप डकार लोगे, आपके स्टमक में डिस्टेंशन होगी। ठीक है, अब इसकी हमने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। ये हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ या इसके एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट्स भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, आपका HCl सिक्रीशन कम करेगा, म्यूकोजल सिक्रीशन बढ़ा देगा, ये आपको याद रखना। और ये पेप्सिन में भी, पेप्सिन को भी इनएक्टिव कर देते हैं, क्योंकि पेप्सिन आपका कब एक्टिव होता है, pH बिलो 4 पे आपका पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये HCl, प्रोस्टाग्लैंडिन, पेप्सिन। क्लिनिकल यूज़ में मैंने क्या क्या, हीलिंग ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, पेन में रिलीफ देगा आपको, यूज इन डिस्पेप्सिया, एडवर्स इफेक्ट अभी बताया, बेल्चिंग, डिस्टेंशन, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, माइल्ड एल्कलाई सिंड्रोम, हाइपर कैल्शियमिया, रीनल इनसफिशिएंसी, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या हो रहा है आपका डायरिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या हो रहा है कॉन्स्टिपेशन। ड्रग इंटरेक्शन में करते हैं क्यों, ये बहुत अब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देते हैं बहुत सारी ड्रग्स का, कीटो फिट याद रखो, कीटोकोनाजोल, फ्लोरोक्विनोन्स, आयरन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और हम इनको कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, मैग्नीशियम आपका क्या करता है MD डायरिया, एल्यूमिनियम क्या करता है AC कॉन्स्टिपेशन, ये रिएक्ट स्लोली करते हैं HCl के साथ, गैस इज नॉट प्रोड्यूस, एल्कोलोसिस अनकॉमन होता है, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को भी कम कर देते हैं। ठीक है, यही था हमारा एंटासिड्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और आप इसको एक मैं कहूँगा 2x पे देखो, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ, 2x में आपको अच्छे से समझ आएगा।